Hello students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. Okay, so today we will start with your unit 5 जो हमारा 5th unit है साइंस में, which is concerned with environment and natural resources से जुड़ा हुआ जो है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 आ जाता है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 15. जो 15 चैप्टर दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट में, चैप्टर इज अवर एनवायरनमेंट, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा. ओके, सो ये एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये हमने कई दफ़ा सुना हुआ होगा, अलग अलग लोगों के मुंह से, अलग अलग कंडीशंस में, है ना, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हमने ये वर्ड काफ़ी बार सुना हुआ है. एनवायरनमेंट है ना. अगर हम बात करते हैं स्टडी की ही, तो आपने कई बार सुना होगा कि स्टडी करने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? ये एनवायरनमेंट मतलब होता क्या है एक्चुअली? सबसे पहले तो हमको इस वर्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट. ओके, सो बेसिकली एनवायरनमेंट इज नथिंग बट द सराउंडिंग विच वी आर लिविंग इन, है ना. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारी सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं वो हो जाती है बेटा हमारी एनवायरनमेंट. तो इसको हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब निकाल सकते हैं बेटा. लेकिन क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमको उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखना होगा कि एग्जैक्ट इन साइंस जो है वो एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है. लेकिन बेसिकली अगर हम देखने को जाए तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारा सराउंडिंग, नॉट द होल सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में हम प्रेजेंटली रह रहे हैं वो हो जाता है बेटा हमारा एनवायरनमेंट. ओके, वो हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट. अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? उसमें फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं और उसमें बायोटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर्स मतलब वहाँ का लैंड, वहाँ का सॉइल, वहाँ की एयर, वहाँ का वाटर, ये सारे हो गए हमारे फिजिकल फैक्टर्स. देन व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फैक्टर्स? केमिकल फैक्टर्स मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स. अगर मैं सॉइल की बात कर रही हूँ तो सॉइल में क्या क्या चीज़ें होंगी? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर मैं बात कर रही हूँ एयर की, एटमॉस्फेयर की, तो उसमें अगर मैं केमिकल फैक्टर्स की बात करूँगी तो वहाँ पे डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अलग अलग तरीके के गैसेस. तो दिस ऑल विल कम अंडर योर केमिकल फैक्टर्स. नो, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना. ये सारे हमारे केमिकल फैक्टर्स में आ जाएंगी चीज़ें. इवन इन वाटर, वाटर की भी हम बात करें तो हाँ वो एक फिजिकल फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ उसमें पाई जाने वाली चीज़ें जो है वो केमिकल फैक्टर्स का भी एक हिस्सा हो जाती है. तो समझ में आ रहा है? तो ये तो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स तो हमारे एनवायरनमेंट में होते ही है, इनसे मिलके ही हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है. और उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा बायोटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस बायोटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स? मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ जाएगा बेटा? उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे अदर ह्यूमन बींग्स, उसमें आ जाएंगे एनिमल्स, उसमें आ जाएंगे प्लांट्स, उसमें आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आ जाएगा हमारे बायोटिक फैक्टर में. वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं. तो इस तरीके से फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम मिला दे तो वो ही एक एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं ना. एनवायरनमेंट इन चीज़ों से ही बना हुआ है. अगर मैंने जो आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दिया था कि योर स्टडी डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ योर होम, है ना, आपके घर का एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे बेटा एक हम कह सकते हैं सोशल फैक्टर भी वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं. सोशल फैक्टर मतलब वहाँ पे आपको किस तरीके से कंडीशन दी जा रही है, लोगों की मेंटालिटी क्या है, सोच क्या है ना, वो सारी कंडीशंस भी उसमें आ जाती है. लेकिन दैट इज सम अदर थिंग, वो हमारे साइंस से, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है. तो अगर हम इन्वायरमेंट को अगर सिर्फ बायोलॉजी तक लिमिटेड रखें तो उसमें कौन से दो तीन चीज़ें आ जाएगी? फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर्स. तो ये हो गया हमारा बेसिक एनवायरनमेंट क्या होती है उसका अंडरस्टैंडिंग. ओके, एनवायरनमेंट ये वर्ड हमने बहुत बार सुना हुआ है. मेरे आजू बाजू का एनवायरनमेंट, अगर मैं बात करूँगी दिस इज़ अ क्लासरूम, सो मेरे आजू बाजू का ये जो एनवायरनमेंट है इसमें देखो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स सारी चीज़ें आ जा रही है बेटा. इस लिविंग
इस रूम में क्या मैं ही एक अकेली लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ? नो, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, हियर एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट। एयर जो हो जाएगी वो एक फिजिकल हम कहेंगे फिजिकल फैक्टर में आ जाएंगी। द लैंड ऑन विच आई एम स्टैंडिंग दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द फिजिकल फैक्टर। एयर जिसमें मैं ब्रीथ कर रही हूँ वो हो जाएगा फिजिकल फैक्टर। ओके, देन वाटर। ओके, सराउंडिंग में वाटर भी होता है। हाँ, इस क्लासरूम में वाटर नहीं है, लेकिन वो भी अगर होगा तो दैट विल बी ऑल्सो सम फिजिकल फैक्टर। उसके बाद में ये सॉइल में है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो केमिकल फैक्टर में आ जाएंगे। एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो केमिकल फैक्टर में आ जाएंगी बेटा। ओके, एंड देन अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो मैं हूँ यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर। अदर देन दैट, हाँ ये रूम पूरा खाली है, यहाँ पे कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्या इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है क्या? नो, देयर आर एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रूम में प्रेजेंट है। एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ओके, यहाँ पे जो रूम में जितनी भी एयर है उसमें हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मेरे इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। मतलब अभी प्रेजेंटली मैं जिस सराउंडिंग में हूँ, अगर मैं उसको इस क्लासरूम तक भी लिमिटेड रखती हूँ तो देखो बेटा, यहाँ पे भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। यानी एनवायरनमेंट को हम ये 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये 3 फैक्टर्स से मिलकर ही हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ होता है। ये तो मैंने इस क्लासरूम के बारे में बात किया। अगर हम ब्रॉड टर्म में ज़्यादा यानी बड़े लेवल पे अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसका डेफिनेशन ये आ जाएगा, या ब्रॉड या जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ सो द डेफिनेशन विल बी द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। बेसिकली जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, समझ में आ गया? अभी फिजिकल में क्या क्या चीजें आ जाएगी आपका? एयर, वाटर, सॉइल एंड एवरी नॉन लिविंग थिंग यू कैन से। ओके, उसमें आपका क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ गया। आज टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश हो रही है, ये सारी चीज़ें विल कम अंडर योर फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल वर्ल्ड मतलब जो भी आप में लिविंग चीज़ें, यहाँ पे आपके घर के पेट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल कम अंडर दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड से जो चीज़ उत्पन्न हुई है, तैयार हुई है, उसे ही हम कहते हैं बेटा एनवायरनमेंट। वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन ही कहलाता है वो एनवायरनमेंट। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इंक्लूड्स एयर, सॉइल एंड वाटर। फिजिकल में क्या आ जाएगा बेटा? फिजिकल में आ जाएगा एयर, सॉइल एंड वाटर। एंड बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ऑल द ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें ह्यूमन बींग्स ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स सब कुछ जो है वो इंक्लूडेड होता है बेटा हमारे एनवायरनमेंट में। बायोलॉजिकल फैक्टर में और फिजिकल फैक्टर में आ जाता है हमारा एयर, सॉइल एंड वाटर। ओके, ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का डेफिनेशन। आई होप सबको एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, वो चीज़ क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद ही हम एनवायरनमेंट के एक एक क्या कहेंगे, हम एक एक पार्ट, एक एक चीज़ जिससे एनवायरनमेंट बनी है, किस तरीके से एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट को हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होता है, और एनवायरनमेंट एक्चुअली में अगर हम और बेसिक लेवल पे जाए तो किस चीज़ से बनी हुई है, वो सारी चीज़ें देखने से पहले आपको एनवायरनमेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए। और जब एनवायरनमेंट क्लियर हो जाएगा तो ही हम ये सारी चीज़ें आगे की अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। ओके, सो आई होप एनवायरनमेंट अगर बेसिक किसी ने आपको पूछ दिया तो आपको कहते आना चाहिए फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। बेसिकली जो हमारे आजू बाजू की फिजिकल कंडीशंस है जिसमें आ जाएगा आपका एयर, सॉइल एंड वाटर, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिसमें आ जाएंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये मिलाकर ही एक एनवायरनमेंट बनता है बेटा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर एनवायरनमेंट। ओके, सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा एनवायरनमेंट क्या है। चलो ना थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। नाउ विच कंपोनेंट्स?
फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ऐसा हमने कहा है. सो लेट अस सी कि वो एक्चुअली में एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे है बेटा. ओके, सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे, सो वी नो दैट वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम्स अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं. ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट्स नो, एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट मीट. मीट भी खाते हैं वो, यानी एनिमल्स आ गया उसमें बेटा. सो ये जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है. ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया मैंने, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है ना बेटा. जैसे प्लांट्स जो है वो फूड के जैसे काम करते हैं बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के लिए वगैरह. यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. समझ में आ रहा है किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ओके, then other animals are also dependent on plants. We are also dependent on some other animals. हम कार्निवोर्स में आते हैं तो we are flesh eating. फ्लैश भी अगर ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो वो भी एक तरीके का एनिमल हो गया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया. तो इस तरीके से फूड रिक्वायरमेंट्स को लेकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है. ओके, अगर हम बात करते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो देखो वहाँ पे जैसे कि प्लांट है. अब प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा. प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. फिर प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना. प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए. ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी क्या कहेंगे हम, फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें क्या आ रहा है बेटा हमारा, जिसमें गैसेस एंड जिसमें सॉइल, ये सारा फिजिकल फैक्टर्स हो गया. प्लांट जो है वो हो गया बेटा हमारा एक लिविंग यानी बायोलॉजिकल वर्ल्ड का हो गया, यानी लिविंग चीज़ हो गई. और फिजिकल फैक्टर्स पे वो कैसे डिपेंडेंट है वो हम देख रहे हैं. यानी प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना है सो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना. फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी ज़रूरत होती है प्लांट को. कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा. सॉइल मतलब फिजिकल. फिर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कहाँ से मिलेगा, एयर से मिलेगा, फिजिकल. प्लांट को वाटर भी चाहिए, है ना. वाटर लगता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान. देखो याद करो थोड़ा सा, वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, वहाँ पे ब्रेक होता है वाटर, है ना. सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लग रही है. यानी प्लांट को सर्वाइव करना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो भी उसको फिजिकल फैक्टर की ज़रूरत है ही. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से ऑल द कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. मतलब जो लिविंग कंपोनेंट है यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो फिजिकल कंपोनेंट्स यानी एयर, वाटर, सॉइल पे भी डिपेंडेंट है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंडेंट है. यानी इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और ऐसा पूरा एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है बेटा, और तब जाके एनवायरनमेंट प्रॉपरली बैलेंस्ड कंडीशन में मेंटेन रहता है. समझ में आ रहा है. ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, वही मैं एक्सप्लेन कर रही थी. प्लांट का एग्जांपल हमने लिया. ओके, सो किस तरीके से प्लांट को अगर सर्वाइव करना है तो उसको एयर, वाटर, सॉइल तीनों की ज़रूरत पड़ेगी. सॉइल से उसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एयर से उसको गैसेस मिलेंगी, वाटर भी उसको ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए. तो इस तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो भी फिजिकल फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है बेटा. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले, सो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए. यानी हम डिपेंडेंट हो गए ना एयर पे, हमको पानी चाहिए, तो वाटर पे भी, यानी ये सारे फिजिकल फैक्टर्स पे भी हम डिपेंडेंट हैं. तो इस तरीके से ये जो सारे कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंडेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे नॉन लिविंग यानी फिजिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है बेटा. ओके, तो ये चीज़ हमने अभी देखी. नाउ नेक्स्ट जो हमको कंसेप्ट देखना है वो है इकोसिस्टम का. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आना ज़रूरी है. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम. सो आई होप जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उससे हमको
ये चीज़ तो समझ में आ गई होंगी कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर इन पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सो नाउ सी व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ये वर्ड भी हमने बहुत बार सुना होगा इकोसिस्टम, एंड आई होप कि आपने शायद पढ़ा भी होगा छोटे क्लासेस में इकोसिस्टम के बारे में। अगर नहीं भी पढ़ा है सो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ पढ़ लेंगे बेटा। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. Okay, देखो क्या बोल रहा है, all the interacting organisms together with non-living constituents of the environment form an ecosystem. दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एक तो एक पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड एरिया की हम बात कर रहे हैं। ओके, वहां पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग क्यों बोला है, बिकॉज वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ में उनका इंटरैक्शन शुरू होता है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन प्लांट्स के साथ में डेली हो रहा है बेटा, डेली इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में। प्लांट्स भी लिविंग है, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग है, प्लांट चाहिए ह्यूमन बींग्स को फूड के तौर पे, सो वो हो गया एक तरीके का इंटरैक्शन। ह्यूमन बींग्स को मीट चाहिए, वो भी एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, यानी वो भी हो गया एक तरीके का इंटरैक्शन। समझ में आ रहा है, तो इसलिए हमने कहा इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, और ये तो हो गया उनका उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरैक्शन, और टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स में अगेन एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी चीजें आ गई, और इसके बीच में जो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चलते रहता है बेटा, उसी को कहा जाता है एक इकोसिस्टम। समझ में आ रहा है, यानी इकोसिस्टम में दो चीजें, एनवायरनमेंट हम एज अ होल बात कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम देखो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया की। एक एरिया उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसमें पाए जाने वाले नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, ये दोनों और इनका आपस में चलने वाला इंटरैक्शन, ये आ जाता है हमारे इकोसिस्टम में। ओके, दिस फॉर्म्स योर इकोसिस्टम। ओके, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलो इफ वी टॉक अबाउट जिसे हमने थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल लिया था प्लांट्स वाला, है ना, वैसे ही आप डेजर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एरिया ले सकते हो। एरिया आपने डिफाइन कर दिया तो आपका इकोसिस्टम बदलता जाएगा बेटा। ओके, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को अगर फूड प्रोड्यूस करना है, हमको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर ऑटोट्रोपिक, उनको फूड प्रोड्यूस करना है तो दे विल नीड व्हाट, दे विल नीड, थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया, दे विल नीड न्यूट्रिएंट्स, दे विल नीड कार्बन डाइऑक्साइड, दे विल नीड वाटर। सो इन न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हो गया आपका नॉन लिविंग पार्ट। प्लांट्स जो हो गए वो आपके लिविंग पार्ट, यानी इस तरीके से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरैक्शन चल रहा है, एक दूसरे से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से और क्लियरली होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स भी किस तरीके से डिपेंडेंट है एंड ऑल। सो ये जो इंटरैक्शन चल रहा है इसी को हम कहते हैं बेटा इकोसिस्टम। नाउ टेल मी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, अगर हम शिफ्ट होके चले जाते हैं पॉन्ड में या लेक में या रिवर में, तो वहाँ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाएंगे ना। यहाँ पे लैंड पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, अगर आप वाटर में चले जाओगे तो वाटर में ह्यूमन बींग्स रहते हैं क्या? नो, वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स आ जाएंगे, यानी वहाँ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो गया बेटा, और वहाँ के नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स भी बदल गए। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स कैसे बदल गए? जैसे यहाँ पे मेनली लैंड होता था, वहाँ पे वाटर, समझ में आ रहा है, यानी नॉन लिविंग कंडीशंस, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। यानी इसीलिए हमने यहाँ पे जो वर्ड है एरिया यूज़ किया हुआ है, ताकि जैसे जैसे एरिया बदलता जाएगा इकोसिस्टम बदलते जाएंगे। एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो पॉन्ड, पॉन्ड एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, है ना। पॉन्ड जो होता है छोटा सा वाटर बॉडी, जहाँ पे अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स रहेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। वहाँ से जैसे ही हम फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे तो फॉरेस्ट में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदल जाएंगे, फॉरेस्ट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कुछ हद तक बदल जाएंगे। यानी वो और पॉन्ड, ये दोनों एक तरीके का इकोसिस्टम हो गया। कि मुझे बताओ, जैसा इंटरैक्शन पॉन्ड में हो रहा है
लिविंग और नॉन लिविंग का, है ना। पॉन्ड में जो है छोटी फिशेस और बड़ी फिशेस है, तो बड़ी फिशेस जो है वो छोटी फिश को खा लेती है ना, छोटी फिश को खाती है बड़ी फिशेस। सेम चीज हमको, सेम इंटरेक्शन हमको फॉरेस्ट में देखने मिलेगा क्या? नो, फॉरेस्ट में ऐसा इंटरेक्शन हमको नहीं देखने मिलेगा। फॉरेस्ट में हमको अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे, डियर, लायन, ये सारी चीजें जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करेंगे। वहाँ का नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स भी चेंज हो जाएगा, यानी लिविंग चीज भी चेंज हो गई, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट भी चेंज हो गए, उनके बीच का इंटरेक्शन भी चेंज हो गया। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया वहाँ पे फिशेस जो है वो दूसरे फिश को कंज्यूम कर रही थी, वैसा इंटरेक्शन हमको फॉरेस्ट में या डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो एनिमल्स बदले या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदले, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बदला, उनके बीच का इंटरेक्शन बदला, यानी ही एक इकोसिस्टम चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने वहाँ पे वर्ड लिया एरिया। सो पॉन्ड इकोसिस्टम एक अपने आप में अलग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है, क्योंकि डेजर्ट में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स अलग होते हैं, वहाँ की एबायोटिक कंडीशंस है, वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कंडीशंस भी अलग होती है बेटा। सेम माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स में भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। सी में अलग, रिवर, लेक, ये सारे वाटर बॉडीज है, ये सारे वाटर बॉडीज है, लेकिन हाँ इनमें भी जो एनिमल्स जो सी में आपको क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे वो रिवर या लेक में हमको नहीं मिलते हैं, है ना। रिवर लेक्स में हमको फिश ज़्यादा देखने को मिलेगी, सी में भी फिशेस होती है बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, अलग क्रिएचर्स भी हमको सी में देखने को मिलते हैं। ओके, सो इस तरीके से जैसे जैसे जोग्राफिकल कंडीशन, एक हम कह सकते हैं एरिया मतलब जैसे ही जोग्राफिकल कंडीशंस बदलेंगी इकोसिस्टम भी बदलेंगे। पॉन्ड मतलब एक जोग्राफिकल कंडीशन हो गई, डेजर्ट एक जोग्राफिकल कंडीशन हो गई, माउंटेन भी एक अलग जोग्राफिकल कंडीशन हो गई। जैसे जैसे जोग्राफिकल कंडीशन बदली, वहाँ पे पाए जाने वाले नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स बदलेंगे, वहाँ पे पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदलेंगे, मतलब इकोसिस्टम चेंज होगा। समझ में आ रहा है? सो पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, इनको हम कौन सा इकोसिस्टम कह सकते हैं? इनको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कह सकते हैं बेटा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, ये वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है। लेकिन फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन या ग्रासलैंड, इसको हम कौन सा इकोसिस्टम कहेंगे? इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। टेरेस्ट्रियल समझता है ना, जहाँ पे एनिमल्स वो या प्लांट्स सारी चीज़ें लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लैंड पे पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। सो फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड समझता है ना, जहाँ पे छोटे छोटे श्रब्स या ग्रासेस वगैरह होते हैं फैले हुए लार्ज एरिया में, उसे ग्रासलैंड या मिडो भी कहते हैं। ओके, सो ये जो है ये फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा, एंड पॉन्ड, रिवर, लेक, सी ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा बेटा। सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अभी आप देखो बेसिकली दो चीजें हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दोनों के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है। कैसे इंटरेक्शन चल रहा है वो भी हमने देखा, आगे भी और थोड़ा डिस्कस करेंगे उसका। ओके, और जैसे जैसे जोग्राफिकल कंडीशन, एरिया बदलते जाएगा, इकोसिस्टम बदलेगा। मुझे बताओ जो एनिमल्स मेरे को ग्रासलैंड में दिख रहे हैं वही मेरे को सी में नहीं दिखेंगे। एनिमल्स बदला मतलब इकोसिस्टम बदला। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो अर्थ जो है बेटा, अर्थ अगर एज अ वोल अगर हम अपने आप में देखें तो अर्थ जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम हमारा बन जाता है। बिकॉज अर्थ एज अ वोल भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पूरे हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, और पूरे अर्थ पे ही इंटरेक्शन चल रहा है। तो इंटरेक्शन मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है नॉन लिविंग के बिना, है ना। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट गैसेस, वाटर, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें ना, ये अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिलेगी तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सो इस तरीके से पूरे अर्थ में भी इंटरेक्शन चल रहा है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि अर्थ अपने आप में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। और अगर हम छोटे छोटे इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पॉन्ड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारी चीज़ें आ जाती है बेटा हमारे इकोसिस्टम्स में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे जोग्राफिकल एरिया चेंज होगा इकोसिस्टम्स बदलेंगे। और ये जो है ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स जो नेचुरली प्रेजेंट है अर्थ पे,
ये वो हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेरियम की, एक्वेरियम आपने देखा होगा ना जहाँ पे फिशेस वगैरह होती है और लोग जाके वहाँ विजिट करते हैं एक्वेरियम की, या अगर हम गार्डन की बात करें, या इवन वी टॉक अबाउट फील्ड्स, जो हमारी क्रॉप फील्ड होती है ना, खेत होते हैं, वो भी एक तरीके के इकोसिस्टम है। नहीं है क्या? मुझे बताओ, एक्वेरियम में वाटर है, फिशेस है, और एक वो अपना इंटरेक्शन उनके बीच में चल रहा है, तो वो भी एक इकोसिस्टम हो गया ना बेटा। उसके बाद में मैंने दूसरा एग्जांपल क्या दिया था, एक्वेरियम एंड देन गार्डन्स। गार्डन्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट फील्ड्स, जो हमारी खेती है, वहाँ पे भी लिविंग और नॉन लिविंग है और उनके बीच में इंटरेक्शन चलते रह रहा है। सो ये सारे भी इकोसिस्टम्स ही है, लेकिन ये सारे हो गए मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको किसने बनाया है बेटा? जिसको ह्यूमन बींग्स ने तैयार किया है ना। एक्वेरियम, फील्ड्स, गार्डन, इसको ह्यूमन बींग ने तैयार किया है, लेकिन ये इकोसिस्टम है, तो वो हो गया मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और ये जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है वो हो गया हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। अगर आपको पूछ दिया विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्थ। अर्थ इटसेल्फ इज द बिगेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा यहाँ पर, जो इकोसिस्टम है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट होता है। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अ सेल्फ सस्टेन्ड या सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट यूनिट? मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी पे मतलब इकोसिस्टम की मैं बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसमें आने वाले लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही, लेकिन उसके अलावा वो और किसी थर्ड चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। कैसे? जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि प्लांट्स जो है, हर इकोसिस्टम में प्लांट्स आएंगे क्योंकि वो प्रोड्यूसर होते हैं, वहीं से फूड तैयार होगा और उसी पे सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। आगे हम देखेंगे वो सारी चीज़ें, लेकिन समझ लो किस तरीके से वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। सेल्फ सस्टेन्ड मतलब खुद अपने आप में वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब लिविंग नॉन लिविंग अपने आप में इंटरेक्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज देखो प्लांट है, उसमें एक ही इनपुट की जरूरत होती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी चाहिए क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सो एज सुन एज द प्लांट गेट सनलाइट, जैसे ही प्लांट्स को सनलाइट अवेलेबल हुआ, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो लग रहा है वो उसको उसी इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वहाँ से मिल जाएगा, है ना। प्लांट ये मेरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको फूड बनाना है, फूड बनाने के लिए उसको सनलाइट हमने बाहर से दे दिया, उसके बाद में उसको जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है वो उसको उसी इकोसिस्टम के नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिल जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम लिविंग नॉन लिविंग दोनों से बना हुआ है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ों की मदद से प्लांट ने फूड बना लिया। ये प्लांट ने जो फूड बनाया वो आगे दूसरे एनिमल्स जो प्लांट को खाएंगे उसको वो फूड मिल जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी आगे ट्रांसफर होते रहेगी और फिर क्या होगा, जब वो प्लांट की या वो एनिमल्स की डेथ हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना, प्लांट ने फूड बनाया, एनर्जी बनाई, अपने लिए यूज़ किया, बचा हुआ जो है हम प्लांट्स को खा रहे हैं, तो हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। यानी हमको हमारे इकोसिस्टम के बाहर किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है क्या? नो, हमारे इकोसिस्टम के बाहर हमको किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। इसी तरीके से सारे एनिमल्स को एनर्जी मिलेगी। और जैसे ह्यूमन बींग्स जो है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो जाएगी तो जो वापस से उसके बॉडी में जो मटेरियल्स है वो फिर से कहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे बेटा? वो मटेरियल्स फिर से रिटर्न आ जाएंगे इस एयर, सॉइल और वाटर में। आएंगे या नहीं आएंगे? टेल मी व्हाट इट विल अगेन कम बैक टू एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट पूल ऑफ द अर्थ। न्यूट्रिएंट पूल मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे कोई चीज़ें जमा हो। और किसका पूल? न्यूट्रिएंट का पूल। तो न्यूट्रिएंट का पूल मतलब ही क्या है? एयर, सॉइल और एयर, सॉइल और वाटर। अगर हम अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल की बात कर रहे हैं तो उसमें एयर, सॉइल और वाटर ही आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एक तो आपको एयर से, सॉइल से या वाटर से ही मिलेंगे बेटा, है ना। एयर से क्या न्यूट्रिएंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है वो भी एसेंशियल है, तो उसको अभी हमने न्यूट्रिएंट में ही रखा।
सो इस तरीके से ये तीनों चीज से ही आपको न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं। और जैसे ही किसी इकोसिस्टम में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जा रही है, तो मुझे बताओ अगर कोई प्लांट की डेथ हो गई, किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो फिर उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो सड़ने लगता है। और डिकम्पोज होने के बाद, सड़ने के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, उसके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, उसके बॉडी में जो भी मटेरियल प्रेजेंट था, वो कहाँ जा रहा है, वो ऐड हो जाता है इस एयर, सॉइल और वाटर में ही। याद करो ज्योग्राफी में जब हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है और डिकम्पोज वो हो जाता है, तो वो सॉइल के ऊपर में टॉप लेयर ह्यूमस जिसको हम कहते थे वो फॉर्म करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। ऐसे हम कहते थे ना, सॉइल की फर्टिलिटी क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहे हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद न्यूट्रिएंट्स फिर से एयर, सॉइल और वाटर में आ जाते हैं, है ना। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सॉइल में आ जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स फिर से या मटेरियल फिर से कहाँ पे आ गया, एयर, सॉइल, वाटर, मतलब ही नॉन लिविंग कंपोनेंट में आ गया। और फिर से क्या होगा, फिर से ये एयर, सॉइल, वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स आ गए वो हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे, कौन यूज करेगा वो न्यूट्रिएंट्स, अगेन प्लांट यूज करेगा। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस साइक्लिक तरीके से चलता रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है। इनपुट ऑफ एनर्जी उसको मिल गई, इनपुट ऑफ एनर्जी मतलब लाइट एनर्जी उसको सन से मिल गई, और इस तरीके से फिर ये जो मटेरियल है और ये जो एनर्जी है, ये जो मटेरियल है, ये एक्सचेंज होता रहेगा लिविंग नॉन लिविंग के बीच में। समझ में आया ना, अभी क्लियर हुआ। लिविंग प्लांट ने फूड बनाया, तो उसको कहाँ से मिला मटेरियल, एयर, सॉइल, वाटर से ही उसको रॉ मटेरियल्स मिले। फिर जब डेथ हो जाएंगी, मैं फाइनल बात कर रही हूँ, बीच में वो ट्रांसफर होगा हर एक इसमें एनर्जी का, मटेरियल्स का, ठीक है। और आखिरी में जब डेथ हो जाएगी तो फिर से ये न्यूट्रिएंट्स, फिर से ये मटेरियल कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, एयर, सॉइल और वाटर में ही रिटर्न हो जाएंगे। और फिर से एयर, सॉइल और वाटर से कौन यूज करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से एक साइकिल चलते रहती है, एक साइक्लिक प्रोसेस ये है, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग। इसीलिए हमने पहले ही बोला कि दे आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, और इसलिए ये जो है, ये इकोसिस्टम जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाता है। अभी हमने देखा ना, लिविंग वाले नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग लिविंग पे डिपेंडेंट है, और इसके अलावा थर्ड उनको सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत है, जो तो रहता ही है। उसके अलावा इकोसिस्टम में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। कैसे सर्वाइव कर सकता है, अभी हमने देखा, डेथ के बाद फिर से न्यूट्रिएंट्स जो है वो एयर, सॉइल, वाटर में ऐड हो जाएंगे, और वहाँ से फिर वो न्यूट्रिएंट्स अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज करेंगे। तो ये लिविंग टू नॉन लिविंग, फिर नॉन लिविंग टू लिविंग, ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहती है, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाता है बेटा। यानी किसी दूसरे बाहर की चीज़ पे वो डिपेंडेंट नहीं है, उसमें जो दो नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ आ रही है वो अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करा लेते हैं। ओके, उसी का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट या सेल्फ सस्टेनेबल कह लो, ठीक है। एक ही मीनिंग होता है तीनों चीज़ का। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है आपको गिव रीजन वगैरह में कि इकोसिस्टम इज इंडिपेंडेंट यूनिट या सेल्फ सस्टेनेबल या सेल्फ सफिशिएंट, तो आपको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ आनी चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, नाउ बेसिकली वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स अभी हम देखते हैं बेटा। इकोसिस्टम किससे बना हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। चलो, इकोसिस्टम क्या होता है वो भी हमने देखा, और यहाँ से हमको थोड़ा सा आइडिया भी मिल गया कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स के साथ में नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स है। तो उसी को कहते हैं बेटा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स है, इधर कंपोनेंट्स लिखे ना, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, अबायोटिक, ये दो वर्ड्स का मीनिंग हमको पता ही होगा। बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, जो चीजें हमने यहीं पे पढ़ी है वही चीज यहाँ पर है, फिर से एक बार। ओके, सो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, तो डेफिनेशन और कंपोनेंट्स में फिर बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब उसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आ गई थी, सॉइल, वाटर, एयर, ये चीजें आई थी ना फिजिकल एनवायरनमेंट में। देखो एयर, सॉइल, वाटर, यहाँ पे भी जो हमने एग्जाम्पल
नॉन लिविंग में सॉइल वाटर एयर लिविंग है क्या, बताओ मुझे। नो, सॉइल अपने आप में नॉन लिविंग है, एयर अपने आप में नॉन लिविंग है। एयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एयर खुद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये लिविंग है क्या? नो, इट इज नॉन लिविंग। सॉइल नॉन लिविंग। ये हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट, और उसी में मतलब इसी में चीजें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट सॉइल में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये चीज मैंने लिखी है जो सॉइल वाटर एयर में ही प्रेजेंट है, वो आ जाता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा। फिर इसमें नॉन लिविंग में क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी चीजें हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है वो भी हमारे अबायोटिक कंपोनेंट का एक हिस्सा है। क्यों है मैम? क्यों ये लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर अबायोटिक फैक्टर का हिस्सा है? क्या ये चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है? खुद क्वेश्चन करो अपने आप को, हाँ, या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। टेल मी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर का इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे होता है क्या? यस, दे अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगी वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा रहेगी, क्योंकि हमने बोला है अफेक्ट कर रही है मतलब इंटरैक्शन हो रहा है ना, अफेक्ट कर रही है मतलब इंटरैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया, तो जो फसलें होती है, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो खेत में फसलें होती है, प्लांट्स होते हैं, उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। फसल डैमेज हो सकती है अगर उसको कम ह्यूमिडिटी चाहिए और ह्यूमिडिटी वो एरिया की बढ़ गई तो फसल अच्छे से नहीं आएगी। मतलब फसल यानी प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट हो रहे हैं। किससे अफेक्ट हो रहे हैं? ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, रेनफॉल से अफेक्ट हो रहा है। अफेक्ट हो रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, मतलब किसी न किसी तरीके का इंटरेक्शन तो वो हुआ ना। ये चीज लिविंग कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। इसीलिए फिर हमने इसको भी रखा है अबायोटिक कंपोनेंट में, और ये भी फिर आ जाएगा उस इकोसिस्टम में, आएगा या नहीं आएगा। हमने क्या बोला, जो भी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म को या एक दूसरे में इंटरैक्ट कर रही है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, वो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा रहेंगी। अगर वो नॉन लिविंग है तो हम उसको एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, अगर वो लिविंग है तो हम उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बायोटिक कंपोनेंट की डेथ के बाद मटेरियल फिर से या न्यूट्रिएंट्स फिर से इस एयर, सॉइल, वाटर में ही ऐड हो रहे हैं। मतलब ये जो चीजें हैं वो भी बायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है? जैसा एयर, सॉइल, वाटर है वैसा ही हमेशा रहेगा क्या? हम एयर को पॉल्यूट करते हैं, हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। यानी हम एक तरीके से अपनी एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, है ना। हम चेंज कर रहे हैं ना, फिजिकल फैक्टर्स बदल रहे हैं, हम वाटर गंदा करते हैं, हम सॉइल गंदा करते हैं, हम एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। यानी ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो हमारे यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यानी वो भी एक तरीके से इंटरेक्शन हो गया। अबायोटिक फैक्टर पे बायोटिक पे डिपेंडेंट है। हमारे डेथ के बाद उनका न्यूट्रिएंट, सॉइल, वाटर, एयर का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी आपस में दोनों भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बायोटिक कैसे डिपेंडेंट है वो तो क्लियर हो गया होगा। आप में से कुछ के मन में क्वेश्चन होगा कि एबायोटिक कैसे डिपेंडेंट है बायोटिक पे, नॉन लिविंग कैसे डिपेंडेंट है लिविंग पे? तो नॉन लिविंग जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वजह से चेंज हो रहे हैं ना बेटा। हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं सॉइल का, वाटर का, एयर का, मतलब उनमें चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो अफेक्ट हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से, है ना। यानी इंटरेक्शन उनमें हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, यानी वो डिपेंडेंट है उस पर। सेम चीज डेथ के बाद भी वो अफेक्ट हो रहे हैं। सो इस तरीके से दोनों आपस में इफेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। और जो भी चीजें अफेक्ट होंगी वो आ जाएगी उस इकोसिस्टम में। नॉन लिविंग है तो अबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, और लिविंग है तो उसे बायोटिक कंपोनेंट हम कहेंगे बेटा। ओके, इतना क्लियर हो गया ना सबको? ये सारी चीजें भी उसमें आएंगी क्योंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये चीजें हम ऑलरेडी देखते आए, हमारे लिए कुछ नई चीज नहीं है ना। ये चीज हमने ऑब्जर्व की हुई है नेचर में, कहीं ना कहीं हमको इनके बारे में पता भी है। अभी हम थोड़ा सा उसको बुकिश लैंग्वेज में प्रॉपरली तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं बेटा। ओके, सो इसी तरीके से हमको नोट्स भी बनाने हैं इसके,
और हमको ये चैप्टर प्रिपेयर भी कर लेना है। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी टाइम पे रनिंग सिलेबस के हिसाब से हमें उसे प्रिपेयर भी कर लेना है बेटा। ओके, सो आई डोंट थिंक ये बहुत काफ़ी नई चीज़ है, डिफ़िकल्ट चीज़ है पढ़ने में। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बाकी तो सारी चीज़ें हमने सुन रखी है, हमने ऑब्जर्व की है नेचर में, वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 आ जाते हैं बेटा। प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स जिसमें प्लांट आते हैं, ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है बिकॉज वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। फिर कंज्यूमर्स मतलब जो हेटेरोट्रॉप्स है, वो हेटेरोट्रॉप्स मतलब दोज हु कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खुद फूड अपना बना नहीं सकते, जो खुद फूड बना सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स। हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खुद फूड बना नहीं सकते, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं, उन्हीं को कंज्यूमर्स बोला जाता है। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, इसी के बाद हम देखते हैं इसको और अच्छे से, लेकिन बेसिकली समझ लो। और फिर डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं आपके सैप्रोट्रॉप्स, जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, जो किसी की डेथ के बाद में डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ओके, सो याद करो जब हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ हमने पढ़ा था पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन सैप्रोट्रॉपिक भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉपिक मतलब जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं, ठीक है, और फिर होलोजोइक मतलब जो फूड खाते हैं, और पैरासिटिक मतलब जो ब्लड वगैरह सक करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलो, वो तो 6th चैप्टर का पार्ट है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उसको बेसिकली हम ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बेसिक आपको आइडिया पता चल गया होगा, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स जो डेड और डिकेइंग इस पे फीड करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ही अभी हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हाँ, लेकिन ऐसे शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर डीप में नोट तैयार करना है बेटा। ओके, सो अभी हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। Okay, so we have discussed that the ecosystem is made up of 2 parts. One is abiotic and the other one is biotic. अबायोटिक जितना पढ़ना था उतना हम देख चुके बेटा। अभी जो बायोटिक जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसको अभी हम स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से। ओके, सो व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स? Producers are the organisms which can prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide in water by using sunlight in presence of chlorophyll। मतलब बेसिकली कहे तो जो लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई? फोटोसिंथेसिस हो गई। उसके लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लगने वाला है और सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, तो वो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जिसमें हमारे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, और ब्लू ग्रीन अलगी, इसमें भी ये होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ओके, सो इस तरीके से वो आ जाता है बेटा हमारे प्रोड्यूसर्स में। और प्रोड्यूसर्स मतलब ये हो गया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स समझ में आया ना? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ही वो है ऑटोट्रॉप्स। एंड प्रोड्यूसर्स, क्यों उनको प्रोड्यूसर क्यों बोला गया है? क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर फूड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट चाहिए, तो वो सबसे पहले कौन बनाएगा? वो बनाते हैं बेटा प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है? प्लांट्स का। प्लांट्स ही कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, फैट बनाएंगे। बाकी ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम करते, उसको खाते हैं, वो खुद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स नहीं बना सकते। हम लोग खुद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बना सकते हैं क्या? नहीं, हम प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। प्लांट से हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलता है, लेकिन प्लांट्स जो है उन्होंने खुद ये कार्बोहाइड्रेट बनाया है,
खुद प्रोटीन बनाया है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। समझ में आया ना? प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोड्यूसर कह लो या ऑटोट्रॉप कह लो। ऑटोट्रॉप इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोड्यूसर भी इसीलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट खुद सिंथेसाइज करते हैं। ओके, नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको अगर खाना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है, और प्लांट ही है अर्थ पे जो खुद फूड बना सकते हैं। ओके बेटा, खुद फूड बना सकते हैं मतलब सिंथेसाइज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओनली प्लांट्स कैन डू दैट। ओके, सो इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है क्योंकि हम पहले के क्लासेस में भी वो पढ़ चुके हैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूम करना, प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर। कंज्यूम करना मतलब खाना, टू ईट, टू टेक, समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं कंज्यूमर। दीज ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड मतलब खाते हैं फूड, दे ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट ने जो फूड बनाया है, मतलब प्लांट ने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनाया है, ये उसको कंज्यूम करेंगे, उसको खाएंगे, है ना? हम चपाती खाते हैं, हम व्हीट खाते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे लिए फूड है, लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है वो किसने बनाए हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब प्लांट के बनाया हुआ फूड हम खाते हैं। और ऑल एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर है। सारे के सारे एनिमल्स, मुझे बताओ कोई भी एनिमल फोटोसिंथेसिस कर पाता है क्या? कोई भी एनिमल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रोड्यूस कर पा रहा है क्या? नो, वो कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं। ऑलरेडी बनाया हुआ प्लांट ने जो बनाया है वो कुछ खुद यूज करेगा और बचा हुआ उसके बॉडी में स्टोर होके रहेगा ना, प्लांट के बॉडी में, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और हम वो खाते हैं हम। ओके, so all animals are consumers and all animals are dependent on plants for food directly or indirectly। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कोई सारे के सारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स है ना वो प्लांट पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। वो एक तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली मतलब जैसे कि अगर हम बात करेंगे गोट की, गोट डायरेक्टली प्लांट्स को खाती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाती है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगी लायन की, लायन खा रहा है गोट को, लायन के लिए गोट जो है वो फूड है, लेकिन गोट के लिए फूड है प्लांट्स। तो मुझे बताओ, अगर गोट को प्लांट्स नहीं मिलेंगे तो गोट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और अगर गोट सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो लायन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी लायन भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो सीक्वेंस? गोट जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है और लायन जो है वो गोट को खा रहा है, तो गोट तो डायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन लायन जो है वो भी इनडायरेक्टली फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। वो डायरेक्टली प्लांट को तो कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन वो ऐसे एनिमल खाता है जो प्लांट्स को खाते हैं। सो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो गोट नहीं रहेगी, और गोट नहीं रहेगी तो लायन नहीं रहेगा। मतलब हर एक एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए हमने कहा ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। सारे एनिमल कंज्यूमर है, बनाया हुआ फूड खाते हैं, खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। और एक तो डायरेक्टली अगर वो प्लांट खा रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो दूसरे एनिमल खा रहे हैं, जो एनिमल्स, वो एनिमल अगर प्लांट ईटिंग एनिमल को खाता है, ठीक है, एक एनिमल जैसे लायन एक प्लांट ईटिंग एनिमल यानी गोट को खा रहा है, तो लायन भी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है बेटा। ओके, सो इस तरीके से उसको हमने डिवाइड, कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बना नहीं पाते हैं। दोज हु कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। तो कंज्यूमर भी खुद खाना नहीं बना रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर ईटिंग, दे ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, खुद नहीं बना पाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो इसलिए उन्हीं को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, अब कंज्यूमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। आई डोंट थिंक इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत है, आप सबको पता है। हर्बीवोर मतलब जो डायरेक्टली प्लांट खाएगा,
कार्निवोर्स मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, वो हो जाते हैं कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स मतलब जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स यानी मीट भी खाते हैं, उनको कहा जाता है ओमनिवोर्स। ये हमको सबको पता है बेटा। ओके, सो कंज्यूमर्स को 3 इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। तो हर्बीवोर तो है वो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है, कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर पे डिपेंड हो सकता है, ओमनिवोर भी उस पर डिपेंड हो सकता है, यानी इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट वो रहेंगे। यानी एक तरीके से कह लो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे के सारे एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है बेटा। ओके, नाउ हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी का मतलब जो पहला, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर डायरेक्टली प्लांट को खाता है ना, हर्बीवोर डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहा है, डायरेक्टली प्लांट्स को मतलब प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है वो कौन से लेवल का कंज्यूमर हो गया, वो पहले लेवल का कंज्यूमर हो गया, इसलिए हमने उसको कहा प्राइमरी कंज्यूमर। उसको हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया था गोट, शीप, हॉर्स, ये डायरेक्टली प्लांट्स खाता है, ये हर्बीवोर्स है, तो वो कैसे कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया बेटा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो कार्निवोर्स मतलब मीट ईटिंग, फ्लैश ईटिंग, जो क्या करते हैं ओनली अदर एनिमल्स को खाते हैं फूड के तौर पे। तो उसमें 2 तरीके के कार्निवोर्स हो जाते हैं, एक होता है हमारा स्मॉल कार्निवोर और दूसरा होता है लार्ज कार्निवोर। एक होता है स्मॉल कार्निवोर, दूसरा होता है लार्ज कार्निवोर। मतलब समझो, स्मॉल कार्निवोर मतलब जो फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स पे, ठीक है। हर्बीवोर्स मतलब समझता है ना, जो डायरेक्टली किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो हर्बीवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स मतलब जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। हर्बीवोर्स मतलब क्या, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो कौन सा कंज्यूमर, वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। बेसिक सी चीज है। सबसे पहले प्लांट को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। प्लांट मतलब प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्लांट को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाता है। कौन से एनिमल खाते हैं, हर्बीवोर्स। तो इसलिए हर्बीवोर्स को हमने कहा प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर ये जो हर्बीवोर्स है, ये हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स खाते हैं। तो हर्बीवोर्स मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, उसको जो खा रहा है स्मॉल कार्निवर्स, मतलब स्मॉल कार्निवर्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि फ्रॉग, कोई बर्ड्स वगैरह जो है ना, बर्ड्स जो है वो कीड़े वगैरह खाते हैं, और कीड़े क्या खाते हैं बेटा, कीड़े जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर हम बात करते हैं लार्ज कार्निवर्स की। लार्ज कार्निवर्स मतलब जो इन स्मॉल कार्निवर्स को खाएंगे, ठीक है। स्मॉल कार्निवर्स भी एनिमल खाते हैं, लार्ज कार्निवर्स भी एनिमल खाते हैं, लेकिन ये कौन सा एनिमल्स खाएंगे, ये हर्बीवोर्स को खाएंगे, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, इसीलिए ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। लार्ज कार्निवर्स इनको खाते हैं, किसको, स्मॉल कार्निवर्स को खाते हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो वो हो गए हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है। लार्ज कार्निवर्स फीड अपॉन स्मॉल कार्निवर्स, तो वो हो गए हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। एग्जांपल देखो टर्शियरी कंज्यूमर का, टर्शियरी कंज्यूमर का एग्जांपल हो गया बेटा टाइगर, लायन, ये सारे हो गए हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो किसको खा रहे हैं, वो खा रहे हैं स्मॉल कार्निवोर्स को, स्मॉल कार्निवोर्स को वो खा रहे हैं। ओके, सो ये हो गया हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। ओके, ये इतना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया। तो ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों के तीनों आ जाते हैं कंज्यूमर्स में, और उसी में हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर आ रहा है। समझ में आ गया। ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स जो दोनों खाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट्स भी खाता है, एनिमल भी खाता है। तो अब इट डिपेंड्स कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग सिर्फ प्लांट को खा रहा है तो वो हर्बीवोर में आ जाएगा, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर में आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। कोई अगर ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है, जैसे गोट वगैरह खाता है, मीट खाता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा। अगर वो
सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है तो वो टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाएगा, यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर कुछ भी हो सकता है बेटा। और अगेन ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनिवोर में भी आ जाता है। तो इतना क्लियर हुआ। प्रोड्यूसर तो क्लियर हो ही गया होगा। कंज्यूमर में हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स, जो किसको खाएंगे, डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे, समझ में आ रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे, या लिखा गया है हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी तो कोई एनिमल खाते होंगे, तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें हमारे स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं जो हर्बीवोर्स को खाएंगे, ठीक है, जो हर्बीवोर्स को खाएंगे। जैसे कि हर्बीवोर का एग्जांपल हमने लिया था हर्बीवोर्स का एग्जांपल हमने क्या लिया था बेटा, डियर, हॉर्स, गोट। इनको जो खाएंगे वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, और उनको ही हम बोलेंगे स्मॉल कार्निवोर, यानी डियर गोट को खा रहे मतलब एनिमल को खा रहे हैं, और मीट ईटिंग वाले मतलब कार्निवोर है। लेकिन हर्बीवोर्स को अगर खा रहे हैं, गोट डियर को खा रहे हैं, तो स्मॉल कार्निवोर्स मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इनको जो खाएगा, जैसे कि जिसमें आ जाते हैं हमारे बर्ड्स, लिजर्ड, ये जो ये गोट वगैरह को खा सकते हैं ना बेटा, बर्ड्स वगैरह खाते हैं गोट, ये सारी चीज़ों को। सो उनको जो खाएगा वो हो जाएंगे हमारे लार्ज कार्निवोर्स, यानी टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिसमें आते हैं हमारे लायन, टाइगर वगैरह, ओके। एंड ओमनिवोर्स तो आप लोगों को पता ही है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती है उसको सिंपल इसमें कन्वर्ट करता है। लेकिन कौन सा इसमें, प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले भी आपको बताया था डिकम्पोज किसको किया जाता है, सड़ी हुई चीज़ों को, खराब चीज़ों को, यानी डेड चीज़ों को। डेड प्लांट और एनिमल्स के बॉडी में जो ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट होगा उसको सिंपल इसमें ब्रेक डाउन करने का काम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है डिकम्पोजर्स। नाम से ही पता चलता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, और जो डिकम्पोज कर रहा है तोड़ने का काम, किसको तोड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल इसमें तोड़ेगा। सिंपल इसमें मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, कार्बन में कन्वर्ट करेगा, समझ में आ रहा है, ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिकम्पोजर्स, जिसमें आता है बेटा हमारा बैक्टीरिया और फंगाई। इसी को हम सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि याद करो सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स का डिफिनीशन, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म से जो फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम सैप्रोट्रॉप्स कहते थे। जिसमें फंगस आ गया था, देखो फंगस जो है वो ब्रेड्स पे, वुड पे, ये क्या हो गया, डेड प्लांट और एनिमल, डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वहां से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे सैप्रोट्रॉप्स, भी उन्हीं को कहते हैं बेटा, ओके। इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, डिकम्पोजर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, अभी मुझे बताओ। किसी एनिमल और प्लांट की डेथ हो गई और बैक्टीरिया और फंगस उसको डिकम्पोज कर नहीं रहे, उसको सड़ा नहीं रहे हैं, तो वो बॉडीज वैसी की वैसी पड़ी रहेगी एनवायरनमेंट में, है ना। सो उनको डिकम्पोज करके वो एक क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं, क्लीन करते हैं डेड बॉडीज को डिकम्पोजर्स। और दूसरा क्या काम करते हैं, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर और सॉइल से मुझे बताओ न्यूट्रिएंट्स ले कौन रहा है, सबसे पहले एयर, वाटर और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्लांट्स, ओके। अब इन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होने के बाद हमने बोला था न्यूट्रिएंट्स जो है वो फिर से एयर, वाटर और सॉइल में रिटर्न करने का काम कौन करेगा, ये डिकम्पोजर्स ही करेंगे। डिकम्पोजर्स जब तक ये ऑर्गेनिक फूड को सिंपल इसमें ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक वो एयर, वाटर, सॉइल में आएगा क्या, नहीं। जैसे उन्होंने ब्रेक डाउन किया तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेड एनिमल्स और प्लांट के बॉडी से फिर से एयर, वाटर और सॉइल में आ गया है। तो इसका एक और काम क्या हो गया, रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू एयर, वाटर एंड सॉइल। और इस तरीके से फिर से यहाँ से प्लांट्स लेंगे और ये प्रोसेस चालू रहेंगी। इसलिए डिकम्पोजर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करते हैं बेटा, एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो मुझे बताओ क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स फिर से एयर, वाटर और सॉइल में रिटर्न नहीं आ पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर और सॉइल में रिटर्न नहीं आएंगे तो क्या होगा, एक समय के बाद में एयर, वाटर और सॉइल के पूरे न्यूट्रिएंट्स यूज हो जाएंगे प्लांट के द्वारा। प्लांट ने सारे न्यूट्रिएंट्स एयर, वाटर और सॉइल से यूज कर लिए और एयर, वाटर और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिटर्न नहीं आ रहे क्योंकि डिकम्पोजर्स नहीं है। तो क्या होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। आने वाले जनरेशंस के लिए लाइफ कंटिन्यू हो पाएगी क्या बेटा,
रिप्लेनिशन है, फिर से वहाँ पे एयर वाटर और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं होंगे और लाइफ वुड कम टू एन एंड, लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो डिकम्पोज करता है। कोई भी बॉडी की डेथ हो गई, ठीक है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो उसके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में, एयर में, वाटर में आ जाता है ना, हम बोलते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। क्यों? तो न्यूट्रिएंट्स फिर से एयर वाटर और सॉइल में आ जाता है बेटा। सो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ये हो गए हमारे बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। और बायोटिक देखा हमने, बायोटिक देखा, सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट देखा, फिर इकोसिस्टम देखा, फिर उसके हमने अलग अलग मैन मेड, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सब कुछ देखा। उसके बाद में उसके कंपोनेंट्स देखे, अबायोटिक और बायोटिक। और बायोटिक में हमने देखा था कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। उसके भी टाइप हमने देखे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी। सब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन सबके एग्जाम्पल्स आपको लिखने और प्रॉपरली एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, मैनमेड इकोसिस्टम, सब हमने डिस्कस किया। सबके आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं बेटा, और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछो। एक एक्टिविटी भी दी है आपको यहाँ पे पेज नंबर 256 पे टेक्स्ट बुक में, वो आप रीड कर लेंगे। रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ओके, तो चलो आज का क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। सब लोगों को इतने नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेना। चलो, गुड बाय।